साहब जी वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, मैं नहीं जानता। वो बस शनाया बीबी जी के बारे में पूछ रहे थे और फिर मुझे बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया, बार बार पिस्तौल मेरे सर पर रखकर मुझे डरा रहे थे। वो तो शुक्र है कि बीबी जी घर पर नहीं थी, वरना वो लोग उनका कत्ल करने आए थे। साफ साफ कह रहे थे कि हम उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे डीएसपी साहब को, वो भी बीबी जी की लाश की सूरत में। वो तोते की तरह बोले जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ डीएसपी साहब ने अपने माथे से पसीना साफ करते परेशानी से खुदा का शुक्र अदा किया। यकीनन आज ज़बर उसे अपने साथ अगर ना लेकर गया होता तो उनकी बेटी को वो लोग जान से मार चुके होते, और यकीनन उनकी बेटी की जान को अब भी खतरा था। अगर ज़बर उसे अब घर छोड़कर चला गया तो उन्होंने ज़बर का ट्रांसफ़र कर दिया था, उसे आज ही शहर से निकलना था। अगर वो यहाँ से निकल गया तो उनकी बेटी का क्या होगा। वो इतनी जल्दी ये केस छोड़कर वापस शहर नहीं जा सकते थे, लेकिन वहाँ उनकी जान से प्यारी दादी की जान को खतरा था। वो क्या करेगी, लेकिन वहाँ उनकी जान से प्यारी बेटी की जान को खतरा था। वो क्या करेगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो अब उसके बॉडीगार्ड्स पर भी ज़्यादा एतबार नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि शनाया का एक बॉडीगार्ड शायद उनके दुश्मनों से मिला हुआ है। ऐसे में वो शनाया पर किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे। वो उनकी इकलौती बेटी थी, वो हरगिज़ उसकी जान के दुश्मन नहीं बन सकते थे। और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। शायद उन्हें ज़बर की मदद लेनी होगी, क्योंकि ज़बर के अलावा वो और किसी पर यकीन नहीं कर सकते थे, खासकर अपनी बेटी के मामले में तो हरगिज़ नहीं। फ़िलहाल उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की ही फ़िक्र थी, और यकीनन अगर उन्होंने ज़बर को हालात की संगीनी का एहसास दिलाया तो ज़बर उनकी मदद ज़रूर करेगा। लेकिन फ़िलहाल वो उसे अपने ही खिलाफ़ कर चुके थे। शायद उन्हें ज़बर को झूठी उम्मीद दिलवानी होगी। हाँ, अपनी बेटी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। ये हकीकत थी कि वो अपनी बेटी की शादी एक गरीब और सरकारी ऑफिसर से नहीं करवाना चाहते थे। हर बाप की तरह वो भी अपनी बेटी के लिए बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल सोचते थे, और ज़बर के साथ उसका मुस्तकबिल कैसा हो सकता था वो खुद बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन अब सवाल उनकी बेटी की ज़िंदगी का था। फ़ोन बंद करते उन्होंने ज़बर की कॉल मिला दी थी। अस्सलामुअलैकुम सुसर साहब, कैसे हैं आप? आधी रात को मुझे फ़ोन किया आपने, खैरियत तो थी ना? वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब उसने फ़ोन उठाया। ज़बर, वो दरअसल तुम कहाँ हो इस वक्त? वो कुछ घबराए हुए थे। जब उनके अंदाज़ पर अपनी शोखी अगले ही लम्हे वो छोड़ चुका था। वो यकीनन कोई ज़रूरी बात करने वाले थे। सर, मैं ढाका के लिए निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। खैरियत, आप क्यों इतने परेशान हैं? बेटा, तुम शनाया को अपने साथ ले जाओ। वो उसकी बात काटते हुए बोले तो वो हैरान रह गया। वो क्या कह रहे थे? वो अपनी बेटी को उसके साथ भेजना चाहते थे, लेकिन क्यों? वो तो उसे तलाक दिलवाने का इरादा रखते थे ना। फिर अचानक वो अपनी बेटी को उसके हवाले कैसे कर सकते थे? क्या मतलब? मैं आपकी बात को समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? वो कुछ उलझते हुए बोला, शनाया की जान को यहाँ खतरा है, कुछ लोगों ने घर पर हमला किया है। वो शनाया को जान से मार देने की बात कर रहे थे। देखो बेटा, शनाया की जान को पहले यहाँ खतरा है, कुछ लोगों ने घर पर हमला किया, वो शनाया को जान से मार देने की बात कर रहे थे। देखो बेटा, मैं जानता हूँ जो कुछ पहले हो चुका है वो बिल्कुल सही नहीं, लेकिन तुम इस वक्त मेरी बेटी की जान बचा सकते हो। शायद तुमसे ज़्यादा मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकूँगा। मेरी बेटी इस वक्त खतरे में है और मैं अपनी बेटी की जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। वो बहुत परेशानी से बोल रहे थे। उनकी पूरी बात सुनकर पहले तो वो साइड पर लगे शीशे में अपनी शक्ल देखता ज़रा सा मुस्कुरा, और फिर एक फूंक मारकर उसने खुद को रिलैक्स करते हुए अपने साथ नींद में सोई शनाया को देखा, और फिर अपने लहजे को ज़रा सा उदास बनाकर बोला, देखें सर, आपकी बेटी की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। आपने मुझे यहाँ काम से भेजा है, और यकीन जाने मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, और शायद मैंने वाकई ज़रूरत से ज़्यादा इस रिश्ते को सीरियस ले लिया था। मुझे लगा था कि इंसान की शादी एक ही दफ़ा होती है तो उसी को निभाना पड़ता है, लेकिन आप दुरुस्त हैं, हम ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बना सकते, और वैसे भी आपके साथ मेरा ताल्लुक़ बहुत अच्छा है। मैं हरगिज़ इसकी वजह से ये ख़राब नहीं करना चाहता। आप फ़िक्र ना करें, मेरी तरफ से अब आपकी बेटी को कोई मसला नहीं होगा। आप उसके लिए किसी अच्छे बॉडीगार्ड का इंतज़ाम कर लें जो उसका ख्याल रख सके। बाकी मैं इस मामले में आपकी और वो कहकर फ़ोन बंद करने लगा था। नहीं नहीं ज़बर बेटा, मेरी बात तो सुनो। देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो। तुम एक दफ़ा सुनोगे ना तो तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। फिर हम बाकी बातें इस बारे में बाद में कर लेंगे। देखो, शनाया की जान खतरे में है, वो लोग उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे में मैं और तुम उसके दो महरम रिश्ते हैं। मैं उसका बाप हूँ जो उससे कोसों दूर हूँ, उसकी मदद नहीं कर सकता, और तुम उसके शोहर हो। क्या कहा आपने? मुझे आवाज़ नहीं आ रही, फिर से बोलें, सर्विस का मसला है। वो उनकी बात काट कर कहने लगा, जबकि उसके चेहरे पर हनूज मुस्कुराहट कायम थी। बेटा, मैंने कहा तुम उसके शोहर हो। निकाह जिन भी हालात में हुआ हो, लेकिन तुम्हारी बीवी है, मनकूहा है वो तुम्हारी। तुम उसकी जान को ख़तरे में डालकर कहीं नहीं जा सकते। वो जिम्मेदारी है तुम्हारी। बेशक मैं मानता हूँ ये ड्यूटी का हिस्सा नहीं है तुम्हारी। तुमने वहाँ सवात में भी उसकी हेल्प की थी, ये भी तुम्हारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। निकाह हुआ है, किसी भी हालात में हुआ, मैं मानूँ या ना मानूँ, निकाह तो हुआ है ना, और तुम
तुम उस निकाह से हट नहीं सकते। जब तक वो तुम्हारे निकाह में है वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो उसे रिश्ते का एहसास दिला रहे थे, जबकि अपनी मुस्कुराहट को काबू करते हुए उसने एक और नज़र मासूम सी शनाया पर डाली, जो दिखने में बेशक बेहद मासूम थी, लेकिन अंदर से 20 शैतानों को घोल कर पिए हुए बैठी थी। आप कहना क्या चाहते हैं? क्लियर बात करें सर, मुझे उलझाई नहीं। वो उनकी बात काटते हुए बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कैसे? आपके हिसाब से तो आप उसकी और मेरी तलाक करवाने वाले हैं, तो फिर उसकी तरफ से मेरी कोई जिम्मेदारी निकलती ही नहीं। अगर वो मेरी फ्यूचर वाइफ होती तो मैं उसकी हिफाजत करता, लेकिन अब तो मैं उसको तलाक देने वाला हूँ, तो फिर मैं क्यों उसकी जिम्मेदारी उठाऊँ? वो बड़े मज़े से बोला, नहीं, हम कोई तलाक नहीं ले रहे, कोई तलाक नहीं देने वाले हो तुम उसे, कोई तलाक नहीं देने वाले हो तुम उसे। तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हो ना? तुमने तो कहा था तुम इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, अब तुम खुद तलाक की बातें कर रहे हो। मतलब आप इस निकाह को मानने लग गए हैं, आप इस रिश्ते को कबूल कर रहे हैं। वो फिर से बोला, ऑफ कोर्स मैं इस रिश्ते को कबूल करना चाहता हूँ। कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की तलाक हो? मैंने बहुत सोचा इस बारे में ज़बर, और फिर यही फैसला किया कि तलाक वाला मामला हमें यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। आखिर मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? वो पूछने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ, उसका ख्याल रखो, जब तक उसकी जान का खतरा ख़त्म नहीं हो जाता। वो तुम्हारे साथ वहीं ढाका में रहेगी और वहाँ इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिलेगी। मेरा ये मिशन बड़ा हो गया, मुझे लगता है मुझे 3 महीने से ज़्यादा वक्त यहाँ पर रुकना होगा, तब तक मेरी वापसी मुमकिन नहीं। और मेरे बाद वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम्हें उसे अपने पास रखना होगा, अपने साथ रखना होगा, जहाँ दुश्मनों की नज़र उस पर ना पड़े। वो अब असल की बात की तरफ आए थे। मतलब आप उसे मेरे साथ रुखसत कर रहे हैं? वो फिर से उनकी बात काट गया, नहीं, मैं रुखसत तो नहीं कर। अच्छा, आप रुखसत नहीं कर रहे, आप उसे मेरे साथ भेज रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे ख़ानदानों में ये सब कुछ नहीं होता। रुखसती के बगैर मैं उसे कैसे लेकर जाऊं अपने साथ? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं उसे किसी भी तरह अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। अगर मेरे बाप को पता चल जाएगा तो वो मुझे गोली मार देगा। पहले ही आप मुझे जायदाद के ताने मारे हैं। अगर बाप ने आग कर दिया तो फिर आपको सिर्फ एक गरीब मजबूर सिपाही के अलावा कुछ नहीं लगूंगा मैं। नहीं, मुझे मंजूर नहीं। अगर तो आप रुखसती करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बगैर रुखसती के मैं उसे कहीं भी लेकर जाने को तैयार नहीं हूँ। डीएसपी साहब यकीनन उस वक्त गधे को बाप बनाने के मूड में थे, लेकिन ज़बर ने उन्हें उल्टा उन्हीं की बातों में फंसा दिया। थोड़ी देर बाद मेरा भाई यकीनन उसे घर छोड़ आएगा। उनके काफ़ी देर कुछ भी ना बोलने पर उसकी आवाज़ फिर से उनके कानों में गूंजी थी, नहीं, मैं उसे तुम्हारे साथ रुखसत कर रहा हूँ, तुम उसे अपने साथ ढाका लेकर जाओ। इस वक्त सिर्फ तुम ही उसकी हिफाजत कर सकते हो। वो बेहद मजबूरी में बोले। ज़बर उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी कर गया था। ठीक है सर, मैं उसे अपने साथ ढाका ही लेकर जा रहा हूँ, बल्कि आधा रास्ता हम लोग तय भी कर चुके हैं। आपकी बेटी इस वक्त पुरसकून नींद सो रही है। वो क्या है ना सर, मुझे लग रहा था आप मेरी बीवी मुझसे दूर करने के लिए ये ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ ही ले जाऊंगा। लेकिन अब तो आपकी इजाज़त भी मिल गई है ना, अब आपने मुझे अपना दामाद कबूल कर ही लिया है, तो फिर आपसे क्या छुपाना। फिक्र ना करें, आपकी बेटी मेरे पास है और बिल्कुल सही सलामत है। आप सुकून से अपना काम ख़त्म करके आ जाइएगा। मैं और आपकी बेटी आपका इंतज़ार करेंगे। खुदा हाफिज़। वो कहकर फ़ोन बंद कर गया, जबकि दूसरी तरफ डीएसपी साहब का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो सब कुछ जानबूझकर कर रहा था और वो उसकी मिन्नतें किए जा रहे थे इतनी देर से। वो उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दर हकीकत वो उन्हीं को बेवकूफ़ बना गया था। इज़ा, नहीं, प्लीज़ जान, मेरी जान समझने की कोशिश करो, तुम्हें लग भी सकता है। वो बेकरार सा उसके करीब आया था, जब उसने पीछे हटते हुए उसके अपने हाथ पर दबाव डाला। मेरे पास मत आना दामियार शाह, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या सोचा था तुमने, मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी? नहीं दामियार शाह, अगर तुम मेरे करीब आए या तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। वो पीछे को होती अपने हाथ पर दबाव डाल रही थी, जब दामियार ने अपने हाथों को ऊपर उठाते उसे यकीन दिलाया कि वो उससे दूर हो चुका है। मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास, मैं दूर हूँ तुमसे, कोई बेवकूफ़ी मत करना, नीचे करो इसे। वो बेचैनी से कहने लगा, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास, प्लीज़ प्लीज़ इसे नीचे करो यार, तुम इस तरह से नहीं कर सकती। वो सच में परेशान हो गया था। वो पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी और यकीनन ये उसके लिए अब भी मुश्किल नहीं था। वो पीछे को हटता बेड पर आकर बैठ गया। यहाँ नहीं, वहाँ। उसने चाकू से ही उसे वहाँ से उठने का इशारा करते सोफ़ा दिखाया। क्या मतलब, अब मैं अपने एक कमरे में सोफ़े पर सोऊंगा? वो हैरत से पूछने लगा। शुक्र करो मैंने तुम्हें नीचे कालीन पर सोने के लिए नहीं कहा। उठो, शाबाश, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे नींद आ रही है। और तुम्हें लगता है तुम्हारे सोने के बाद मैं तुम्हें मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना दामियार शाह। ना मौत आज मुझसे दूर है और ना ही कल।
और मैं ये टेबल तोड़कर इसके शीशे से खुदकुशी कर सकती हूँ, मैं बालकनी से दोबारा कूद सकती हूँ। यकीन करो, हर दफ़ा ज़िंदगी मुझ पर मेहरबान नहीं होगी, मैं इस दीवार पर सर मार मार कर भी मर सकती हूँ। और यकीनन तुम्हें ये पाकीज़ा औरत सिर्फ एक रात के लिए तो नहीं चाहिए होगी। वो बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट से उसका दिल जला रही थी। और अगर मैं मर गई तो लोग तुमसे तरह तरह के सवाल करेंगे। आखिर बीवी की मौत पर बच तो तुम भी नहीं सकते। तुम कल रात खुद अपने आप को मेरे हवाले करके सोई थी। वो जैसे उसे याद करवा रहा था, और तुम मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकते। बैड लक। अब तुम उठ रहे हो या? उसने फिर से अपनी कलाई की तरफ चाकू किया तो वो गुस्से से वहाँ से उठता अपना तकिया सोफे पर फेंक चुका था, जबकि वो रिलैक्सेबल अलमारी से जाकर अपने कपड़े निकाल रही थी। गाड़ी सुबह के वक्त एक छोटे से मकान के बाहर रुकी थी। वो पहले यहाँ आया हुआ था, लेकिन रहने की ज़रूरत उसे कभी पेश ही नहीं आई थी। लेकिन अब उसे यहीं पर रहना था। वो गाड़ी से बाहर निकलते एक नज़र शनाया को देखता अंदर दाखिल हुआ। उसके यहाँ आने से पहले ही ठीक से उस जगह की सफाई करवा दी गई थी। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते उसने बेडरूम को अंदर से देखा। काफ़ी साफ़ सुथरा और कुशादा बेडरूम था। साथ अटैच वॉशरूम था। कमरे से निकलकर सामने ओपन किचन था और बस मकान ख़त्म। वो एक ही नज़र में उसका भरपूर जायज़ा लेकर वापस गाड़ी की तरफ आया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए शनाया के कंधे पर हाथ रखा। शनाया, उठो, हम आ गए हैं, घर चलो, अंदर चलकर आराम से सो जाओ। वो उसे जगाते हुए बोल रहा था, लेकिन वो शनाया ही क्या जो आसानी से कभी उसकी बात मान ले। वो मज़े से सो रही थी, जैसे सोने से बढ़कर उसकी ज़िंदगी में और कोई अहम काम था ही नहीं। शनाया यार, उठ जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, रात भर गाड़ी चलाई है मैंने। वो ज़रा सख्ती से बोला। एक तो इस लड़की की नींद है जो टूटने का नाम नहीं लेती। वो नफ़ी में सर हिलाते बुड़बड़ाया और फिर दरवाज़ा खोलकर एक ही लम्हे में उसे बाजू में उठाता अंदर ले गया। लेकिन मजाल थी जो उसकी नींद टूटी हो या फिर उसने ज़रा सा भी कोई असर लिया। वो ऐसे सो रही थी जैसे अभी उसने जागना ही नहीं था कभी। उसे अपने बाजू में उठाए उसकी मदहोश कुन खुशबू उसके हवासों पर सवार हुई। वो गहरी सांस भर कर रह गया। मतलब अब उसे अपने हवास भी काबू में रखने पड़ेंगे। वो उसे बेडरूम में लाता आहिस्ता से डबल बेड पर लिटाते उस पर कंबल डालने लगा, जिसे उसने फ़ौरन ही थाम लिया। यकीनन उसे सर्दी लग रही थी। वो बाहर निकला था। अब उसे भूख लग रही थी। सारी रात गाड़ी चलाकर अब भूख ने उसकी जान निकाल दी थी। वो किचन में आते फ्रिज ओपन करता सब चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। सबसे पहली नज़र तो उसकी अंडों पर पड़ी, जिसे देखकर उसका मूड ख़राब हुआ। हद है यार, एक काम की चीज़ नहीं रख सकते थे। वो अचार का डब्बा निकालते जल्दी से आटा गूंदने लगा। वो इस काम में एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन अपने पेट का हल वो निकाल लेता था। वैसे तो किचन में ब्रेड और इस तरह की और भी बेकरीज के सामान मौजूद थे, लेकिन ये चीज़ें ज़बर की भूख में अफाका नहीं कर सकती थी। उसकी भूख सिर्फ रोटी खाने से ही ख़त्म होती थी। आटा गूंद कर उसने एक साइड पर रखा और फिर घी का डब्बा अपने करीब करते हुए उसने जल्दी से पेड़ा तैयार किया। पेड़े के अंदर ही अचार रखते उसने अपने ही अंदाज में पराठा तैयार किया। मुझे मास्टर शेफ़ होना चाहिए था। वो रोटी फेंट कर तवे पर डालते हुए अपनी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका था, क्योंकि उसकी रोटी बिल्कुल गोल थी। ऐसी रोटी तो मास्टर शेफ़ भी नहीं बना सकते। वाह ज़बर शाह, तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने मशवरा दिया कि तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करो। वो जल्दी जल्दी अपना पराठा तैयार करता, चंगेर में रखता, टेबल पर वही अचार का डब्बा और पानी रख कर बैठ गया। और ये था उसका बेहतरीन नाश्ता। अपना नाश्ता ख़त्म करके उसने किचन को ठीक से साफ़ किया। गंदगी से उसे सख्त नापसंदीदगी थी। वो किसी तरह का फैलावा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपना काम ख़त्म करके उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली। अब उसे सुकून की नींद आनी थी। चलिए अब रेस्ट करते हैं, ज़बर साहब, आपको अब आराम की ज़रूरत है। वो कहते हुए बेडरूम की तरफ कदम बढ़ा चुका था जब बेड पर पड़ी उस हसीन तोशीज़ा को देखते उसे याद आया कि अब वो एक अदद मासूम दिखने वाली चालाक बीवी का शोहर भी है। उसने सोचा था कि आटा तो वो गूंद ही चुका था, तो रोटी वो अपने लिए बना ही सकती थी। यकीनन वो अंडा भी खाती होगी, और अगर नहीं खाती हुई तो भी क्या मसला था। वहाँ अंदर जैम, ब्रेड, मक्खन, हर चीज़ थी। उसे यकीनन कोई मसला नहीं होने वाला था। ये अपना इंतज़ाम खुद कर लेगी। वो सोचते हुए आकर उसके साथ ही थोड़े फासले पर बेड पर लेट गया, ताकि उसकी खुशबू उसके हवासों पर असर ना करे। लेकिन वो गलत था, क्योंकि वो बुरी तरह उसके हवासों पर सवार हो रही थी। नहीं ज़बर शाह, अपने हवासों को कंट्रोल में रखो। बच्ची को डराओगे क्या? उसने अपने दिल पर हाथ रखते धड़कनों को कंट्रोल करना चाहा। चेहरा फेर कर उसकी तरफ से दूसरी तरफ करने की कसम खाई। अगर देख लेता तो शायद वो मज़ीद खुद पर कंट्रोल ना कर पाता। तुम्हारी ही बीवी है, उसे तुम्हारे ही पास आना है ज़बर शाह, सब्र से काम लो। उसने अपने दिल को आहिस्ता से थपका, जैसे समझा रहा किसी मासूम बच्चे को कि वो जल्दबाजी में ज़िद कर रहा है। और उसका दिल सीने में थर थरा रहा था, ज़िद कर रहा था कि उसे शनाया ज़बर शाह चाहिए। उसने मुंह तक पर कंबल डाल लिया था खुद के। अब वो शनाया को अपने दिमाग से उतारने की कोशिश कर रहा था, और नींद काफ़ी आसानी पैदा कर गई थी उसके लिए। थोड़ी ही देर में उसे नींद बहुत ज़ोरों की आ गई थी।